आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से रब्ता करें और इनको पीटीआई में शामिल करने के लिए राज़ी करें। और उस 3 रुकनी कमेटी ने रब्ता किया और उसके बाद इनकी जो राब्ते थे वो बढ़े और फिर पीटीआई के जो धरने थे कराची के, जो सीवी पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे और उनके स्टेज पर बैठते रहे और इनकी दावतें होती रहीं, इनकी मुलाकातें होती रहीं। कराची से मुंतखब होने वाले एक एमएनए के घर पर ये बातें मैं कहता रहा हूँ और इनमें से ये मान नहीं रहे थे, लेकिन हबीब जान ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है कि कराची में होने वाले पीटीआई के जलसे अमन कमेटी की वजह से कामयाब हुए और उसमें उनके लोग शरीक होते रहे। जो पीटीआई का धरना था, उस धरने में भी अमन कमेटी के लोगों ने भरपूर तादाद में शिरकत की और वहाँ तकरीरें भी की और ये भी कहा हबीब जान ने कि अली जैदी इस बात को झुटलाएं कि वो राब्ते में थे और वो दरख्वास्त करते रहे अमन कमेटी के लोगों से कि वो जलसे कामयाब कराएं, उनके धरने में आएं। ये सारी चीज़ें होती रही हैं और अब ये साबित हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% दुरुस्त है और जो अली जैदी कह रहा था हमेशा की तरह वो झूठ है। अब भी मैं कह रहा हूँ कि वो झुटलाएं मेरी बातों को, मैं और चीज़ें बताऊँगा। वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, वो कहें कि इन्होंने कमेटी नहीं बनाई थी, वो कहें कि धरने में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि जलसों में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि एमएनए के घर पे दावतें नहीं हुई थी। जिन दावतों में, जिन खानों में, जिन मीटिंग्स में अली जैदी भी मौजूद होता था, इमरान इस्माइल भी मौजूद होता था और हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मौजूद होते थे। तो ये बात साबित हुई कि इनका राब्ता था। और कल रात मुर्तज़ा अली शाह जो लंदन में होते हैं, उन्होंने हबीब जान का एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में हबीब जान ने ये सारी बातें ना सिर्फ मानी बल्कि एक नया इंकशाफ किया। उसने बताया कि हबीब जान के फ़ोन से और लंदन में पीटीआई की कोई खातून रहनुमा, गालिबन राबिया उनका नाम है शायद, उनके फ़ोन पर इमरान खान और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात हुई सन 2011 में और वहाँ पर ये सारी चीज़ें तय हुई कि अमन कमेटी पीटीआई को सपोर्ट करेगी और उसके बाद वो सारी चीज़ें होती रहीं। अमन कमेटी में हबीब जान शामिल हुआ, जिसका मैंने कहा था। हबीब जान ने इस बात को तस्लीम किया कि वो बिल्कुल पीटीआई में शामिल हुआ था। ये बात भी उसने तस्लीम कर ली है और ये बात अली जैदी ने 2014 में अपने ट्वीट के ज़रिए भी मानी थी। वो समझता है कि लोग भूल जाते हैं। उस ट्वीट में अली जैदी ने इस बात को तस्लीम किया कि हबीब जान पीटीआई में शामिल हुआ है और लियारी के बहुत से अफराद जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। उसी ट्वीट पर जब किसी एक शख्स ने नीचे कमेंट्स में लिखा कि भाई ये तो कातिल हैं, तो नीचे अली जैदी साहब कमेंट्स में लिखते हैं कि इनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और मैंने ये सारी बातें चेक कर ली हैं। 2014 में ये जो महाचवल साहब हैं, उन्होंने तस्दीक की पहले इस बात की कि अमन कमेटी के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और आज 2020 में बैठकर वो साहब जीआईटी निकालते हैं जो उनको घर पे कोई दे गया है। उस जीआईटी को ये सच मानते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। चलो ठीक है भाई, आपने लगा दिए। मेरा सवाल आज फिर यही है कि भाई आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं या आप दहशतगर्दी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर रहे हैं? वो कहेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहा हूँ।
तो दहशतगर्दी के खिलाफ जब आप कर रहे हैं तो आपकी ज़बान पे ताले क्यों पड़ जाते हैं? आप क्यों जिक्र नहीं करते हैं बल्दिया टाउन फैक्ट्री की जीआईटी की उसका जिक्र आप क्यों नहीं करते हैं? उसमें तो कोई अगर मगर नहीं है, कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं है, एक रिपोर्ट है जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि किस सियासी जमात ने किस तरह से ये सारी चीज़ें की हैं और वो आपके इत्यादी हैं। जुल्फ़कार मिर्ज़ा जिनको ये साहब कहते हैं वो तो हुर हैं। उस हुर ने 2015 में अपने एक टीवी इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि भाई ये जो सारी चीज़ें आपने की थी जब आप वज़ीर दाखिला थे, आपने किसी के कहने पे की थी? वो साहब फरमाते हैं मैंने किसी के कहने पे नहीं की थी, मैंने सारी चीज़ें खुद की थी। जब वो सारे अपने इक़दाम 2015 में भी तस्लीम करता है, मानता है, तो अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि नहीं, वो खुद मान रहा है लेकिन अली ज़ैदी साहब नहीं मान रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अली ज़ैदी साहब को जो नहीं है, खैर उनसे ये तवक्को रखना भी बेकार है। ढटाई की इंतहा पर हैं पीटीआई के लोग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई एहसास नहीं होता कि हमने क्या चीज़ें गलत की हैं, क्या झूठ बोला है, क्या हम चवलें मार रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा एहसास हो जाए कि उन्होंने गलत किया है तो कम से कम और कुछ ना करें, अपनी गलती तस्लीम कर लें। एक और चीज़ जो के इलेक्ट्रिक में हो रहा था, के इलेक्ट्रिक के ज़रिए कराची के शहरियों के साथ हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था, जो उन्होंने इस शदीद गर्मी के माहौल में इस कोरोना की वबा के होते हुए जो गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची के शहरियों पर मुसल्लत की, उस पर कल आकर ऐलान फरमाया है असद उमर साहब ने। और कहते क्या हैं? वो कहते हैं जो गैस का मसला था वो हमने हल कर दिया है। फिर वो कहते हैं जो फर्नेस ऑयल का मसला था वो भी हमने हल कर दिया है। अब आज से इतवार से कराची में कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। मैंने ये बात यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कही थी कि कराची के शहरियों के ऊपर जो लोड शेडिंग का अजाब आया है वो इस नाअहल नालायक सिलेक्टेड हुकूमत की नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से आया है। जिस तरह शाह साहब ने कहा कि 25 मार्च को एक ख़त लिखकर उन्होंने पेट्रोल की जो इंपोर्ट थी उसको रोक दिया। एक पूरा जो साइकिल होता है उस साइकिल को उन्होंने ब्रेक लगा दी। और के इलेक्ट्रिक उनको जनवरी से ये लिख रहा था कि चूंकि जून में बिजली की जो ज़रूरत होती है वो बढ़ जाती है तो हमें जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी, तो हमें फर्नेस ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा। इस नाअहल नालायक सिलेक्टेड हुकूमत ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और उसका नतीजा ये निकला कि पूरे मुल्क में ना सिर्फ ये कि पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ, बल्कि के इलेक्ट्रिक को जो फर्नेस ऑयल दरकार था वो फर्नेस ऑयल उनको नहीं मिल सका और जिसकी वजह से यहाँ बहरान पैदा हुआ, क्राइसिस पैदा हो गए। आज आकर वो उसी का क्रेडिट भी लेते हैं। पहले बहरान पैदा करते हैं अपनी नालायकी की वजह से और फिर उसका क्रेडिट लेते हैं ड्रामेबाजी करके, वहाँ कैंप लगा के, वहाँ धरना लगा के। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि भाई पीटीआई तो वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है, पीटीआई क्या ड्रामे कर रही है, धरने लगा के मुतालबे कर रही है। आपको तो इकदाम करने हैं, आपको तो फर्नेस ऑयल देना है, आपको तो गैस देना है, आपको तो टेक ओवर करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें की, लेकिन किया क्या? साथ में बिजली महंगी कर दी। अब कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं? पहले पेट्रोल बहुत जो है वो महंगा करते हैं, फिर थोड़ा सा कम करते हैं, फिर कहते हैं हमने बड़ा कम कर दिया। इसी तरह बिजली महंगी कर दी, बिजली नायाब कर दी और उसके बाद कहते हैं देखो बिजली की किल्लत हमने पूरी कर दी, लेकिन वो जो कीमत बढ़ाई थी उसको भूल गए। तो ये सीधी सीधी ड्रामेबाजियां हैं, इस मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो चीनी का मसला हो, चाहे वो गंदम का मसला हो, चाहे वो पेट्रोल का मसला हो, चाहे वो दवाइयों का मसला हो, चाहे वो पीआईए का मसला हो, चाहे वो मईशत का मसला हो, हर इशू पर ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, इन्हें कुछ नहीं आता। इन्होंने सिर्फ एक काम अपने 2 साल हुकूमत में किया है सही, और वो है अपोजिशन के लोगों के खिलाफ केसेस बनाओ और उनको नैब के ज़रिए गिरफ्तार करो, बस। और बाकी कोई एक काम मुझे बता दें जो इमरान खान साहब दावे करते हों
और उन्होंने उसके ऊपर अमल किया हो, अपने दावों के मुताबिक वो चीज़ें उन्होंने ठीक की हो। किसी चीज़ को भी इन्होंने जो है वो ठीक नहीं किया है। तो के इलेक्ट्रिक का जो इन्होंने खैर अब फर्नेस ऑयल और गैस दे रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों के साथ पिछले 1-1.5 महीने में जो ज़्यादती हुई है उसकी ज़िम्मेदार भी ये पीटीआई की हुकूमत है, और जो कीमतें बढ़ाई हैं बिजली की उसको भी फौरी तौर पर ये वापस लें। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया है उसको भी फौरी तौर पर वापस लें। चीनी की कीमतें जो 85 रुपये तक पहुँच गई हैं उसको ये दोबारा 50 रुपये तक लेकर आएँ। अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम की जेबों से निकले हैं उसको ये निकालें, और पीआईए पर भी जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, जो तबाह किया है पीआईए को, उस पर पूरी कौम से ये माफ़ी मांगे। कोई सवाल आपका हो तो जी मैं हाजिर। हाँ, एक चीज़ में और, कल मीडिया के ज़रिए मुझे पता चला कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने एक ख़त लिखा है स्पीकर सिंध असम्बली को, और ये फरमाया है कि मैंने असम्बली के रूल्स की वायलेशन की है, कोई सीसीआई के रूल्स की वायलेशन की है, और असम्बली में खड़े होकर मैंने सूबा सिंध के लोगों के जो हक़ की बात की है, सूबा सिंध के हक़ की बात की है, डेवल्यूशन की बात की है, वफाकी हुकूमत की ज़्यादती की बात की है, वो मैंने गलत की है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे समझ नहीं आता कि 18वीं तरमीम के बाद लेबर का महकमा डिवॉल्व होकर अगर सूबों के पास चला गया है और वफाकी हुकूमत आज भी ज़बरदस्ती वर्कर वेलफेयर फंड और ईओबीआई के महकमे को कब्जा किए बैठी है, तो सिंध असम्बली से ज़्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पे मैं बात करूँ। मैं सिंध असम्बली का रुकन हूँ नंबर 1, मैं सूबा सिंध का बाशिंदा हूँ नंबर 2, मैं लेबर का मिनिस्टर हूँ नंबर 3। ये तीनों चीज़ें मुझ पर जिम्मेदारी डालती हैं, मुझ पर ये फ़र्ज़ है, मुझ पर सूबा सिंध के लोगों का ये कर्ज है कि मैं असम्बली में खड़े होकर सूबा सिंध के लोगों की हक़ की बात करूं, सूबा सिंध के हक़ की बात करूं, और सूबा सिंध के साथ वफाकी ज़्यादतियों पर अपनी बात करूं। तो मैंने वो बात की और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे तो उम्मीद ये थी कि मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो भी जितवाई गई हैं सूबा सिंध से, जो दावा करती हैं कि वो सूबा सिंध की कौमी असम्बली में नुमाइंदा हैं, वो भी वही बात करेंगी जो मैं कर रहा था। लेकिन एक उन्होंने जो मीटिंग हुई अक्टूबर 2018 में, जो मैंने अटेंड की चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर, उस मीटिंग के मिनट्स को इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया। उस मीटिंग के जो मिनट्स है उसको गलत तरीके से सीसीआई के सामने पेश किया। तो मैंने अगर ये बात असम्बली में कही तो मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है। लेकिन वो मोहतरमा को बुरा लग गया कि मैं असम्बली में बात कर रहा हूँ। भाई असम्बली में ना करूँ तो कहाँ करूँ, मुझे बताइए आप। तो मैं ये समझता हूँ जो बात मैंने कही मैं उसको दोबारा दोहराऊँगा, मैं बार बार कहूँगा, और ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मैंने असम्बली में बात की है बजट सेशन में, गालिबन 24-25 जून को। लेकिन उससे बहुत पहले ये चीज़ रिटन में सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड पर है, चीफ मिनिस्टर को हम लिख के भेज चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की मंजूरी दी है कि अगर सीसीआई को ऐसा फैसला करे जिस पर किसी सूबे को एतराज़ हो तो हम आर्टिकल 184(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने मार्च में इसकी मंजूरी दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, और सिंध हुकूमत उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है। तो ये हमारा हक़ है, आईना में इसकी इजाज़त देता है। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को सिंध दुश्मनी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वो सिंध से मुंतखब होने का दावा करती हैं, वो सिंध से मुंतखब होकर वजारत में बैठी हैं, उनको वो बात करनी चाहिए जो सूबा सिंध के हक़ में है। लेकिन मोहतरमा बात वो कर रही हैं जो सूबा सिंध के लोगों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो बराए मेहरबानी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने आप को अगर वो सूबा सिंध की बाशिंदे के तौर पर, यहाँ के नुमाइंदे के तौर पर कहती हैं, तो वो सूबा सिंध के हक़ की बात करें, सूबा सिंध के हकूक़ को गसब करने वाली वफाकी हुकूमत के साथ ना खड़ी हों।
केपीटी की बात कर रहे हैं आप? जी, देखिए मैं आपको एक चीज़ याद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी तो हमने तमाम वफाकी इदारों में उन इदारों के मज़दूरों को शेयर दिए थे, शेयर दे के उनको हिस्सेदार बनाया था। और उसमें यह भी था कि इसके बाद जब शेयर होल्डर हो जाएंगे, हिस्सेदार हो जाएंगे, तो उन मज़दूरों का एक नुमाइंदा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा करेगा। लेकिन पीएमएलएन की हुकूमत ने उस सिलसिले को रोका और इन्होंने भी रोका हुआ है। तो हम तो इस बात के एडवोकेट रहे, बल्कि हमने अमली तौर पर ये काम किया। तो हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल हर उस इदारे में जो वफाक के मातहत है वहाँ मज़दूरों का एक नुमाइंदा उस बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। सिंध में तो हमने ये किया कि जैसे वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, सोशल सिक्योरिटी का महकमा है या और महकमे हैं जहाँ मज़दूरों की नुमाइंदगी होती है, हमने हुकूमत का जो रेशो था नुमाइंदगी का उसको कम किया और हमने एम्प्लॉयर और वर्कर्स की नुमाइंदगी के रेशो को बढ़ाया। अब जितने बोर्ड्स बनते हैं उसमें 40% वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं, 40% मालिकान के नुमाइंदे होते हैं और सिर्फ 20% जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी होती है। तो हम तो प्रैक्टिकली ये काम कर रहे हैं। एक देखिए, ये तासुर बिल्कुल गलत है और उनके ख़िलाफ़ अलीम आदिल साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है। एंटी करप्शन में भी, रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड हैं उसके लिहाज से भी। तो ये तासुर जो है ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी ही क्यों शुरू कराई जाती। उनके ख़िलाफ़ वैसे भी एंटी करप्शन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुख्तलिफ और बहुत सारी इंक्वायरीज़ हो रही हैं। तो ये तासुर गलत है कि कोई पार्टी के कोई एमएनए या कोई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई सपोर्ट कर रहे होते तो इंक्वायरियाँ क्यों होती हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अली जैदी साहब जो है वो उज़ैर बलोच की जीआईटी पर तो बोलते हैं, लेकिन बल्दिया फैक्ट्री थाने पर जहाँ 350 लोग जिंदा जला दिए गए उस पर नहीं बोलते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी सिर्फ उसी जीआईटी और उसकी जो बातें हैं उनका जवाब दिया जाता है, पीपल्स पार्टी की उसको टच नहीं करती। क्यों दोनों पार्टी उसको हाईलाइट क्यों नहीं करती? देखिए मैं एक आपसे गुजारिश करूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मुसीबत ये है कि हमारा पाला पड़ गया चवलों से। देखें, जीआईटी जब बनती है तो जीआईटी को फिर पुलिस के हवाले किया जाता है, रिपोर्ट को होम डिपार्टमेंट के थ्रू, और फिर जब मुकदमात शुरू होते हैं तो वो सारी चीज़ें उस मुकदमे का हिस्सा बन जाती हैं। अब अदालतें उसको कितना वज़न देती हैं, कितनी अहमियत देती हैं, ये अदालतों पर मुनहसर है। आज इस मौके पर जहाँ हम बैठे हैं, उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ भी दर्जनों केसेस अदालतों में हैं, निसार मोराई साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, और बल्दिया फैक्ट्री का जो केस है वो भी अदालत में है। इस वक्त अगर हम जीआईटी को पीटेंगे तो उसे निकलना कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये मीडिया पे तमाशा बनाएं, कोई चीज़ नहीं निकलनी है। अब मुसीबत ये इन चवलों को पता नहीं है, मैं क्या करूँ उसका, मतलब मेरे को कोई इलाज नहीं है ना इसका। तो अगर आप कहें कि हम भी उनकी तरह वो बेवकूफ़ी की और फजूल बातें करना शुरू कर दें, मैं ये बात बार बार उठा चुका हूँ कि भाई अली जैदी साहब को अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ही बात करनी है तो फिर जब जिक्र करते हैं बाकी जीआईटीज़ का तो उनको बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी पर भी बात करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बातें ही फजूल हैं जीआईटीज़ पर, इसलिए कि वो मुकदमा अदालतों में, जिसके पास कोई शहादत है, एविडेंस है, अदालत में चला जाए और जाकर वो बयान दे दे। वो बलोच नहीं है वैसे, शेख हबीब जान है। जी, आप इसमें सारे सीक्वेंस में एक बात छोड़ गए। वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन भी लड़े, लेकिन ये जब सारे हालात ख़राब हुए
तो वो चले गए किसी और तरफ चले गए, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो गए। फिर जब ये सारे मामला चल रहे थे तो 2014 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। नहीं, जाने हमने नहीं दिया मेरे भाई, वो कल बता रहे थे कि पता नहीं ईरान से इधर उधर से छिपछपा के गए। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कैसे गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज पीटीआई हबीब जान के बयानात को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। उसी हबीब जान ने वो बातें भी कह दी जो मैं कह रहा था कि पीटीआई तो बाबा माई बाप थी उस वक्त उनकी ना, मतलब बिल्कुल एक रोमियो जूलियट बने हुए थे, और जलसों में भी जा रहे थे, खाने भी खा रहे थे, मिन्नत तरले भी हो रहे थे, फ़ोनों पर रब्ते भी हो रहे थे। वो तो कहते हैं कि अली ज़ैदी हमारी सपोर्ट के बगैर कराची में आ नहीं सकता था, इमरान खान अमन कमेटी की हिमायत के बगैर कराची में आ नहीं सकता था जब एमक्यूएम ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, और भी कई लोगों के नाम दिए कि आ नहीं सकते थे। असल तो जवाब अब वो देना उन चीज़ों का, हम तो ये 6 सालों से दे रहे हैं जवाब। असल जवाब जो उन्होंने मुर्तज़ा अली शाह के इंटरव्यू में उठाए हैं सवालात, उसका जवाब इनको देना चाहिए आकर कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, पहली बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये सारे केसेस अदालतों में चल रहे हैं, चालान हो चुके हैं बहुत सारे केसेस। अब जो मुकदमात अदालतों में बहुत ही काफ़ी आगे की स्टेज पर हों, उस पर हुकूमत कोई और मदाखलत नहीं कर सकती है, वो फ़ैसले अदालतों ने करने हैं। जहाँ तक स्कूलों की बात है, 15 सितंबर की बात जो हुई है, जो तमाम सूबों के और वफाक के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग में, वो डेट हमने रखी है, अनाउंस की है, लेकिन अल्लाह करे कि 15 सितंबर से पहले कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए तो इंशाल्लाह ताला 15 सितंबर को हम स्कूल खोल देंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब हुए और 15 सितंबर से पहले सूरत हाल कोई मुनासिब नहीं हुई तो हो सकता है कि मज़ीद हम इसको आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखें, मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों पर पीपल्स पार्टी बात करती रही है, और पीपल्स पार्टी के जो मकामी हमारे लीडर्स हैं, जो अहदेदार हैं, उन्होंने मुजाहरे भी किए हैं लोकल वहाँ के लोगों के साथ मिलकर। लेकिन हमने चूँकि ड्रामेबाजी नहीं करनी थी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पीटीआई की पार्टी अगर जाकर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने कैंप लगा के बैठ जाए तो ये ड्रामे के अलावा और क्या है। पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने फर्नेस ऑयल देना था, पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने उनको जो है वो गैस देनी थी, पीटीआई की फेडरल हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए नहीं कर रहे थे कि पीटीआई पूरी आरिफ नकवी और के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप के एहसानों तले जमी बोस हुई है। आरिफ नकवी इस वफाकी हुकूमत की जो एक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है उसका मेंबर है, और उनकी हर अहम मीटिंग का वो हिस्सा था। तो आरिफ नकवी जिसने अरबों रुपए पीटीआई को इंतखाबी मुहिम में दिए हों, उसके खिलाफ इमरान खान कैसे काम कर सकता है जिस तरह उसने शुगर कमीशन में जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया उनको उन्होंने रवा कर दिया, तरीन साहब को भेज दिया, कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए कि वो उनके एहसानों तले दबे हुए हैं। तो जिन जिन लोगों ने पीटीआई के ऊपर इन्वेस्ट किया है उनके खिलाफ ये कुछ नहीं करेंगे। तो पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली में भी आवाज़ उठाती रही, पीपल्स पार्टी के मकामी जो हमारे अहदेदार हैं, जो कारकुन हैं, वो एहतजाजी मुजाहरे भी करते रहे। हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मुतालबा करते रहे फेडरल गवर्नमेंट से। चीफ मिनिस्टर साहब ने खतूत लिखे हैं कि जी जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो हमने ड्रामेबाजी नहीं की, हमें जो सूबाई हुकूमत में होते हुए किरदार अदा करना चाहिए था हमने वो किरदार अदा किया। वो मसला हल हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं, वो प्रॉब्लम हल हो रहा है इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिस पैराए में
चीफ मिनिस्टर साहब ने वो बात कही थी वो इस लिहाज से थी कि हम जब ये टैक्स वसूल कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो होना तो ये चाहिए कि जो टैक्स हम लोग वहाँ से रिकवर करते हैं वही उनको वो दें। लेकिन वो क्या करते रही है फेडरल गवर्नमेंट, ना सिर्फ मौजूदा बल्कि PMLN वाले भी, कि आउटसोर्स डिटेक्शन कर देते हैं, वहाँ से ही डिडक्शन कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो फंड्स हैं वो वहाँ पे काट दिए जाते हैं। हमने ये बात चीफ मिनिस्टर साहब ने CCI में भी रखी, उनको लेटर भी लिखे, हमारी कैबिनेट में भी इस इशू पर कई दफ़ा बात हुई। फिर FBR ने इस पर रिकन्सिलेशन भी की और फिर उस वक्त एक अमाउंट उन्होंने कहा कि ये अमाउंट जो है ये आपको वापस कर देंगे, लेकिन वो अमाउंट भी आज तक वापस नहीं हुआ। फिर वही सूरत हाल रहती रही। इसी वजह से CM साहब ने ये कही थी, हमने ये नहीं कहा कि जब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंटेनर पे कहा था जब वो धरना दिए हुए थे कि टैक्स ना दें, बिल ना दें, जो पैसे हैं बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर भेजें। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हम वो टैक्स जो है सिर्फ इतना कहा है कि आप बिल्कुल रिकवर करें, लेकिन अपने जो तरीक़ेकार है उससे। अगर हम रिकवर करेंगे तो फिर ऐसे ना किया जाए कि आउटसोर्स वहाँ से डिडक्शन कर दी जाए, बल्कि जितने हम लोग रिकवर करते हैं